हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और क्योंकि टर्म फर्स्ट का एग्जाम अब काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी, जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो स्टैक्स ऑफ क्लोजली पैक्ड थाइलेकॉइड्स हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ थाइलेकॉइड्स जैसे जो होते हैं स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे थाइलेकॉइड्स मिलकर क्या करते हैं, एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं थाइलेकॉइड, जो कि क्या होता है, आपका क्या कहलाता है, ग्रेना के नाम से जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रिमेन्स एनवेलप्ड बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें कि आपका डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी ना वो 2 होंगी। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल हैं, तो ऐसे 3 ऑर्गेनल्स होते हैं और वो है आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जबकि अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम में केवल एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसाइज्ड। कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा। तो एक बात बताओ, जिस इंसान को जो काम करना होता है उसके घर में वो चीज़ सबसे अच्छी होती है ना, वो उस चीज़ को वेल डेवलप करेगा क्योंकि उसका काम ही वही है। अगर किसी को गाना गाना है तो ऑफकोर्स वो अपनी आवाज़ की और अपने गले की काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा, उसको कोशिश करेगा कि वो अच्छी से डेवलप कर सके। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आपको पता होगा कि इसका काम होता है स्टेरॉइड्स और लिपिड्स वगैरह को बनाना। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। कई बच्चे क्या है, ऑल ऑफ दीज देखते ही एकदम वो हो जाते हैं, कहते हैं ऑल ऑफ दीज ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भाड़ में जाए, और तुक्का लगा के आते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश करिए कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो और सही से आप आंसर दो, ये नहीं आंख बंद करके ऑल ऑफ दीज लगा के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द सेल वॉल ऑफ सर्टेन फंजाई इज मेड अप ऑफ। कि आखिरकार जो फंजाई होते हैं या फंगस होते हैं उनकी सेल वॉल्स किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये तो आपको गाइज रटना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज काइटिन। सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि आपको एग्जैक्टली याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा गया है कि एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट बेसिकली क्या करता है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो भाई एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही बात बताई गई, इन सब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया ही नहीं गया है। तो जो एनसीईआरटी ने बताया आप उस पर फोकस करिए ना, आप फालतू के पॉइंट्स पे जो फोकस करते हो इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पता है कि जो एल्यूरोप्लास्ट होता है उसका काम होता है प्रोटीन वगैरह को स्टोर करना, वहीं जो एमाइलोप्लास्ट है वो स्टार्च वगैरह को जो है स्टोर करने का काम करती है, वहीं फैट वगैरह को स्टोर करने का काम एलियोप्लास्ट का होता है। आप इसको याद भी कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा पहले भी क्लासेस में कि जो एल्यूरल लेयर होती है वो आपकी सीट के बाहर प्रेजेंट होती है, जो कि एक तरह का प्रोटीन का कोट होता है। तो जहाँ पर भी जो ये वर्ड है एल्यूरो या एल्यूरा टाइप वर्ड आ जाते हैं वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड टू प्रोटीन। ओके, जहाँ पे भी एमाइलोज या एमाइलेज ऐसे वर्ड्स आते हैं वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ किसी स्टार्च, ग्लूकोज ऐसी बातें की जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन से आप मतलब इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ आपसे पूछा गया है कि जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है सेल टू सेल उसे क्या कहा जाता है। तो कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा में। तो बच्चों क्लियर करो कि जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है सेल टू सेल उसको बेसिकली हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, उसको मिडल लैमेला कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, उसको प्लाज्मोडेस्माटा ही कहा जाता है, जो आपके कनेक्शंस बने होते हैं ताकि एक सेल से दूसरे सेल में हम जो भी ट्रांसफ़र करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे इस सेल के पास अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो वो इसको दे देगा अगर इसको नीड है तो, है ना। तो यही चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि जो सेल टर्म है वो बेसिकली किसने दिया था।
तो ये तो बहुत ही बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बेसिकली सेल वॉल को देखा था, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि हाँ कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे सेल टाइप कंपार्टमेंट्स हैं जो कि एक यूनिट के समान है, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या करा था, सेल नाम रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि बच्चों राइबोसोम को किसने ढूंढा था। इस चैप्टर में से हो सकता है साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछे जाएं, इसीलिए ये सारे एमसीक्यूज को अच्छे से याद कर लो, बहुत ही लाभदायक रहेगा, भगवान कसम। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज योर पैलेडे। पैलेडे ने क्या किया था कि राइबोसोम को डिस्कवर्ड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेंट्रोसोम आपको कहाँ पर मिलता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि ये क्या ही पूछ रहा है, सेंट्रोसोम इज फाउंड इन। तो समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ, जो सेंट्रोसोम होता है क्या वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। सेंट्रोसोम जो होता है वो बेसिकली सेंट्रियोल से बना होता है, और सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के यहाँ पर, मतलब कॉर्नर कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो वो देख लोगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की मेम्ब्रेन है। क्या वो इम्परमिएबल होती है, क्या वो सेमी परमिएबल होती है, या वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, या वो डिफरेंशियली परमिएबल होती है? तो आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी ने डायरेक्टली बोला है कि हाँ बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, तो हमें ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है, तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही अलाउ करती है जो उसको बेसिकली चाहिए। वो हर चीज़ को ये नहीं कि जो भी आया उसको बुला लिया अंदर, ऐसा थोड़ा ना होता है। एक बात बताओ, अगर आपके घर पे, आपके घर के दरवाजे पे कोई आता है तो आपकी मर्जी है ना कि हाँ उसको घर के अंदर लेना है या नहीं लेना, है ना। हो सकता है हम भगा देंगे, है ना, कहेंगे नहीं भाई तुम हमारे घर के अंदर आने के लायक नहीं हो, भाग जाओ, चलो भाग जाओ, है ना। और वही अगर कोई ऐसा इंसान हुआ जो कि हमें लगा कि हाँ ये डिजर्विंग है, उसको हमने घर पे बुला लिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मिडल लैमेला किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो मिडल लैमेला जो होता है वो बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, जो कि एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द कॉलम्स, कि कॉलम्स को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉलम्स को ढंग से मैच करना सीखो। सबसे पहले देखो कि आपको क्या आता है, जो भी आपको आता है उसको सबसे पहले मैच करवा दो। जैसे कि हब क्या होता है, हब होता है प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, बहुत ही अच्छा, है ना। फिर मेरे को पता चला कि हाँ फ्लैजला क्या होता है, एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। मतलब फर्स्ट का डी होना चाहिए, है ना, सेकंड का ए होना चाहिए और थर्ड का बी होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या होता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है। नर्व सेल किस तरह की होती है ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को बनाना आपको आना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से बनाते हैं। कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, डेंड्रॉइड्स और सेल बॉडी, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्सॉन क्या होता है, बस इतना याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि जो टोनोप्लास्ट होता है, एक डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो बेसिकली बोला जा रहा है कि टोनोप्लास्ट किस ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको पता ही होगा कि जो वैक्यूल होता है उसके बाहर टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि आपको एग्जैक्टली याद ही करना पड़ेगा, कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, कि लिपिड्स कहाँ पर बनते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वहाँ पे लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। वहीं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ पर आपका क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, कि राइबोसोम का काम क्या होता है। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये बात बहुत ही अच्छे से याद कर लो। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद कर लो कि जो सुसाइडल बैग होता है वो बेसिकली लाइसोसोम को कहा जाता है।
बच्चों बचपन से पढ़ रहे हो कि इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो अपनी ही सेल्स को खा लेंगे, जिसके कारण कि क्या होगा कि सुसाइडल एक तरह से मतलब ये जगह कि सुसाइड हो गया है ना, अपने आप को ही मार डालना, इस काइंड ऑफ अ सुसाइड। तो इसको भी सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बैग के अंदर कुछ जहर टाइप है, ऐसा समझ लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि डैश इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, कि माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी के लिए आखिरकार कौन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो आपको पता होगा कि जो क्रिस्टी का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। और क्योंकि ये फोल्डेड सा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि हाँ ये माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी की सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ईयू बैक्टीरिया जो होते हैं एक सेलुलर कॉम्पोनेंट विच रिजेंबल्स अ यूकैरियोटिक सेल इज, कि आखिरकार जो यू बैक्टीरिया है, तो यू बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का प्रोकैरियोट है, वो समझ लो। और जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन दोनों में क्या एक सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है, कौन सी चीज़ है जो कि बिल्कुल सेम सी होती है, कोई भी फर्क नहीं होता है। सो दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेम टू सेम होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है विच वन इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स, कि प्रोकैरियोट सेल्स एंड यूकैरियोट सेल्स में ऐसे कौन से डिफरेंस नहीं है, वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि दोनों में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द साइटोस्केलेटन इज नॉट करेक्ट, कि साइटोस्केलेटन के बारे में क्या गलत बात कही जा रही है। पहला कहता है कि साइटोस्केलेटन हेल्प इन मोटिलिटी, बिल्कुल हेल्प करता है ना। एक बात बताओ, आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं या जो आपके पैरों के अंदर बोन्स हैं वो आपको एक तरह से मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसी तरीके से हर सेल जो है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है साइटोस्केलेटन के थ्रू। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, बिल्कुल शेप को मेंटेन करता है, वरना तो वो पता नहीं इधर उधर क्या होंगे, ऐसे गिर विर जाएंगे, है ना। साइटोस्केलेटन क्या होता है, हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, बिल्कुल गलत कह रहा है, क्या ही कह रहा है ना, बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में हेल्प करता है, बिल्कुल नहीं करता, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है ना। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कह रहा है मैकेनिकल सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है, दिक्कत की कोई बात नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि जो न्यूक्लियस है उसको सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में आपको किसने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने की न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं, मतलब एक तरह की सीडवर्क यूनिट होती है, मेजरमेंट होता है कि किस तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप का होता है, जो कि मतलब देखा जाए तो 60S और 40S से मिला हुआ है। तो आप कहोगे मैम 60 और 40 तो 100 हो जाएगा, ये 80 कैसे हो गया। तो ये ना इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है, आपको इतना ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं है टेंशन, इसको एग्जैक्टली आपको लर्न कर लेना है। और ये जो 70S है वो बेसिकली 50 एंड 30 से मिलके बना हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो 70 है वो भी ऑड नंबर है और यहाँ पर भी ऑड नंबर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्या आएंगे, सारे के सारे इवन आएंगे यूकैरियोट्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको बेसिकली किसने दिया था। देख रहे हो, बहुत सारे साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा याद कर लो इसको, तो कैसे भी करके आज ही के दिन याद करके जाओ। सिंगर एंड निकोलसन जो थे उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली कैसे बना हुआ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ही होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है कि एक फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट होता है ना। और उसके अंदर क्या होते हैं, थोड़े थोड़े प्रोटीन, ऐसा लगता है कि हमने छिड़क दिए हैं, है ना, ऐसा लगता है क्या करा है हमने, थोड़े थोड़े प्रोटीन इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे हूँ करके छिड़क दिए हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि SER डिफर फ्रॉम द RER इन, कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे अलग है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो पहले आएगा ना उसका कैरेक्टर ढूंढ लो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैरेक्टर ढूंढ लो। तो भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं,
एब्सेंट होते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही देखने को मिलता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम क्या होता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही देखने को मिलता है, जबकि ये सारे जो एडवांस ऑर्गेनल्स हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि जो दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इन प्लांट सेल हैविंग द ओन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, कि ऐसे दो सेल ऑर्गेनल जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस इन तीनों के पास होता है, लेकिन न्यूक्लियस को ना एक तरह से ऑर्गेनल में इंक्लूड नहीं करते कई बार। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन, कि कहाँ पर आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है ना, ये आपको बताना है। तो फ्यूनारिया तो एक तरह का प्लांट है, इसमें प्रेजेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु प्रपोज्ड दैट न्यू सेल्स अराइज थ्रू द सेल डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओमिनी सेलुला ई सेलुली, इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हर बार सेल थ्योरी से क्वेश्चन आता है, अच्छे से याद कर लो हर बच्चा। रुडोल्फ विर्को जी जो थे उन्होंने ही ओमिनी सेलुला ई सेलुली बताया था, जिसका अर्थ ये है कि न्यू सेल्स जो अराइज होते हैं वो पिछले वाले सेल्स से ही डिवीजन करके बने हुए हैं, वो कहीं आसमान से उड़कर नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम विद द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द एमआरएनए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लग जाएं तो बेटा उसको क्या कहोगे ये बताओ। तो उसको बोला जाता है पॉलीजोम या तो पॉलीराइबोसोम। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि आखिरकार जो फ्लैजेला होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो यूग्लिना का स्ट्रक्चर। ओके, तो यूग्लिना में तो प्रेजेंट होता ही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एनिमल किंगडम में भी पढ़ रखे हो, दिक्कत कहाँ ही दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ, ह्यूमन विच सेल्स लैक्स अ न्यूक्लियस, कि ह्यूमन में ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो बिना न्यूक्लियस के होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा हीमोग्लोबिन लेके जाना होता है। ठीक है, बहुत सारा उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन भी लेके जाना होता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ फ्लोएम इन विच द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, कि फ्लोएम की ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। भाई ये भी बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग कि सीव ट्यूब जो होते हैं उनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल जो है वो उसका फ्रेंड है, वो अपने न्यूक्लियस को इसके साथ शेयर करता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इन द ईस्ट क्रोमोसोम सेंट्रोमियर पॉजेसेस अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, कि हर क्रोमोसोम के अंदर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको काइनेटोकॉर्ड्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद कर लेगा हर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बैक्टीरिया पॉजेस द स्मॉल डीएनए अदर देन द सर्क्यूलर डीएनए विच इज कॉल्ड एस, कि बैक्टीरिया के पास ना एक छोटा सा डीएनए होता है, मतलब उसका जो मेन डीएनए है वो तो ठीक है, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अलावा भी एक छोटू सा डीएनए होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्यार से प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आप लोग 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ भाई क्या प्लाज्मिड होता है, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है विच ऑर्गेनल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कि और ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि आपका कंसीडर नहीं होता है एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो कि पार्ट नहीं है। तो वैक्यूल तो भाई पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट भाई बिल्कुल पार्ट नहीं है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया उसके बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एंड इज, कि जो क्रोमोसोम होते हैं जिनके अंदर की सेंट्रोमियर आपके एकदम अंत में प्रेजेंट होता है ना, एकदम एंड में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको क्या बोलते हैं, उसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं।
अगर बिल्कुल मिड में हो तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दूर हो तो क्या बोलते हैं। हर सिचुएशन में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑर्गेनल आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं वो आपके सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, और वो सिर्फ आपके एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल सेल, कि इनमें से कौन सा बिगेस्ट एनिमल सेल प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है भाई कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो बहुत ही बड़ा सा होता है और वो एक सिंगल सेल है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर इज अ लूज सीथ लेयर, तो उसको क्या कहा जाता है। कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जिनके अंदर की लूज सीथ लेयर है उसको क्या कहा जाता है प्यार से, तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है, और अगर टफ हो तो उसको प्यार से कैप्सूल कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि विच ऑर्गेनल पॉजेज द हाइड्रोलेज एंजाइम, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर की हाइड्रोलेज एंजाइम होता है। थोड़ी देर पहले बताया लाइसोसोम के अंदर ही होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलेजेस एंजाइम, जो कि आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है विच स्टोर द प्रोटीन, उसको क्या कहा जाता है। बताया था प्रोटीन से रिलेटेड एल्यूरोप्लास्ट कहा जाता है ना, तो इसको अच्छे से याद कर लो। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, स्टार्च से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस क्या है। तो भैया मेन डिफरेंस यही है कि एक्टिव में बेटा आपको खर्चा करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, एटीपी देना पड़ेगा, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्ड बाय द एटीपी। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं जिनके बारे में बताया था कि हाँ 70S के होते हैं, उनकी दो सब यूनिट्स क्या होती हैं। दो ऑड नंबर ढूंढ लो, 50 और 30। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, भाई पावर हाउस ऑफ द सेल है कौन पावर दे रहा है घर को, मतलब पावर किसका होता है, जो पैसे अर्न करे, एटीपी बनाए, है ना। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का मैंने बहुत सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं, और आई होप सो कि आपके एग्जाम में इसी में से ही कोई एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएगा। एंड डोंट वरी, कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को याद कर सके, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके। ऑलमोस्ट मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर करवा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको लगे कि हाँ चैनल पे कुछ ऐसा है जो आपके लिए लाभदायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।